लास्ट क्लास तक में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लो, अपन उस पर बात कर लें। नहीं है? चलो ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सारे लोग आ जाएं तो अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सो फटाफट से कहानी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीएफटी के बारे में चर्चा कर ली थी थोड़ी बहुत, कि सीएफटी होता क्या है। सीएफटी अब हम लोगों ने जो बात किया था वो बेसिकली अपने लिए ऑक्टाहेड्रल में एप्लीकेबल था। अगर मान लो अपने पास सीएफटी टेट्राहेड्रल में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, अगर स्क्वायर प्लेनर में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, वहां कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये आज अपन सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि सीएफटी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन फटाफट से बात करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स इन सीएफटी, ठीक है। और ये सीएफटी से कैसे पता चलता है कि अपने पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल बनेगा, किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ये कैसे पता चलता है, आज अपन इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने सीएफटी ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल में सीएफटी लगता कैसे। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सीएफटी की कहानी। तो ऑक्टाहेड्रल में हमको याद है कि जो अपने ये ऑर्बिटल्स है, जो पांचों डी के ऑर्बिटल्स हैं, ये पांचों डी के ऑर्बिटल दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, ठीक है। स्प्लिट हो गए ये दो पार्ट में। ऊपर वाला जो है, ये जो दो है,
इनका नाम हमने रखा कि दिस विल बी इजी एंड दिस विल बी, जो तीन नीचे आएंगे इनका नाम क्या होगा, T2G, ठीक है। और यहाँ बीच वाले पोजीशन से हमने बताया था कि भैया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो कितना कितना होता है, तो हमने बात किया था कि दिस इज 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट एंड दिस इज 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है। और दोनों को जोड़ दोगे टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब मान लो अपने को कोई कंपाउंड दे दिया और बोला कि बताइए इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, किस वाले ऑर्बिटल में है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, मान लो ऐसा कुछ पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है सेफ्टी, तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी लिखना नहीं है, जब बोलूंगा लिखना तब लिखना है, अभी लिखना नहीं है, बस देखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स can be easily determined by spectrochemical series। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भैया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एक्चुअल में CFT का पार्ट था, वो एक्चुअल में VVT का पार्ट नहीं था, भले हम उसका एप्लीकेशन वहां पढ़ लेते थे, ठीक है। चलो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए देखते चलते हैं। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा और वीक लिगेंड रहा तो क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFT कहता क्या है, ध्यान से सुनना, CFT कहता है कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिएगा, इन जो d ऑर्बिटल से, इस पे आप कैसे फिल कीजिएगा, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो बोलता है D5 को कैसे फिल कीजिएगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना, तो ये जो डेल्टा ये बहुत बड़ा होगा, ये वाला जो गैप है दोनों के बीच में, ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो गैप है, ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो होगा क्या कि अगर मान लो कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे फिल करूंगा, तो अगर मेरे पास 5 होंगे तो मैं करूंगा क्या कि 1 2 3, ऑब्वियस है पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में फिल करते हैं। पहले क्या था, सब में बराबर था तो बराबर फिल कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 2 अलग अलग पार्ट में डी हो चुका है, तो यहाँ पे लगेगा अपना सबसे पहले ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी, ठीक है। तो पहले 3 डाला, अब जो बचे 2 हैं उसको क्या करें, क्या यही फिल कर दे दोनों को या यहां एक एक फिल करें। तो अब यहां पे आता है लिगेंड का रोल। अब लिगेंड का रोल कैसे, ध्यान से सुनो। अगर ये गैप बड़ा है तो हमको ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पे फिल करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू यहाँ जाके फिल करना। क्यों, क्योंकि भैया गैप बड़ा है तो बड़े एनर्जी वाले में इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फिर यहाँ ले जाना और 2 फिल करना, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर गैप बड़ा है तो 5 इलेक्ट्रॉन जो कैसे फिल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो जब ऐसे होंगे तो क्या यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगने वाला है, यहाँ पे भी लगता है एक एनर्जी। एक ही डब्बे में जब 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो कहते हैं यहाँ पे एक एनर्जी लगता है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी। तो क्या कहता है, CFT कहता है कि अगर आपका इस पेयरिंग एनर्जी को Pe से लिखते हैं तो CFT कहता है कि अगर पेयरिंग एनर्जी लेस देन है डेल्टा, अगर पेयरिंग एनर्जी मतलब समझो कि अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आया उसको यहां रखेंगे तो जो 2 जूल एनर्जी देना है, यहां ऊपर वाले में ले जाएंगे तो मान लो 5 जूल देना है, तो इसमें 5 जूल और इसमें 2 जूल, तो कहता है ना कि उसको पेयर करा दो, ठीक है। और अगर यही वीक रहेगा तो वीक के केस में क्या हो जाएगा, ये गैप थोड़ा छोटा होगा, मान लो इतना गैप है, तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी जो है ये लेस हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू डेल्टा नॉट। और अगर वीक हो गया तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे नहीं पुट करके इलेक्ट्रॉन को, हम यहाँ नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, हम बेसिकली उसको कहाँ उठा देंगे, चौथे वाले को यहाँ और यहाँ।
तो यही मोटे तौर पे कहानी, अब इसको हम आराम से एक एग्जांपल से समझेंगे, पर ये मोटा कहानी है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अगर अपने पास CFT के हिसाब से बोल दिया करने को। तो चलो, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं। अगर लिगेंड स्ट्रांग रहा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पे अपने पास, जिसके जो डाउट्स हैं वो नोट करके रखे रहना, भी मैसेज नहीं लिखा हूं, जब मैसेज खुला तो अपन उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। और अपन एक एक करके सारी चर्चा करेंगे तो हमारा टाइम की कोई कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस केस में जो डेल्टा नॉट है ये ग्रेटर देन होगा पेयरिंग एनर्जी के, और ये डेल्टा नॉट ग्रेटर देन अगर पेयरिंग एनर्जी के हो गया तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हम करा लो पेयर, यहाँ पे आपको पेयर करा लेना है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन ऊपर जाके फिल करने से। अगर वीक लिगेंड है तो डेल्टा नॉट जो है ये छोटा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, और अगर ये छोटा हो गया तो यहाँ पेयर नहीं कराएंगे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या है, जैसा और क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं इससे कंक्लूजन। जैसा हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं पेयरिंग एनर्जी का कि पी क्या होता है, तो मैं इसको नीचे में एक डेफिनेशन लिख देता हूं। पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, दैट इज पी, इसका मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड, टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल। मतलब क्या है कि अगर एक डब्बा में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और आप कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ला के इसमें पेयर कीजिएगा, इसमें रखिएगा, तो यहाँ जो आपने एनर्जी दिया, ये जो एनर्जी दिया दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो कहता क्या कि अगर पेयरिंग एनर्जी आपका ज्यादा हो गया डेल्टा से तो आप पेयर मत, आपका पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया डेल्टा से तो आप पेयर मत कराओ, आप क्या करा लो, उसको अनपेयर करा के ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो गया आपका डेल्टा से तो भैया आप पेयर करा लो, ऊपर जाके फिल मत करो। और ये कब होगा, जब लिगेंड स्ट्रांग होगा, और ये कब होगा, जब लिगेंड वीक होगा। अब जरा सा हम इस चीज को समझते हैं, एक और भी, रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, अब जरा सा हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने को पहले यहां लिख देता हूं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CFT, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मान लो अपने पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि अपने पास D6 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोला कि बताओ इसके लिए आप किसमें कौन कौन से ऑर्बिटल, किसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखिएगा। चलिए, D6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि डेल्टा नॉट जो है वो ग्रेटर देन होगा पेयरिंग एनर्जी के। डन, ठीक है। डेल्टा नॉट जब ग्रेटर देन होगा पेयरिंग एनर्जी के तो हम बोलेंगे क्या कि भैया यहाँ पे अपने पास जो D 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, ये जो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, ऊपर में था अपने पास क्या, तो ऊपर में था अपने पास EG और नीचे में था T2G, ठीक है। अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे 6 डालें, तो 1 2 और 3, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल दिए, ठीक है। अब बोलता क्या कि बताओ भैया चौथा इलेक्ट्रॉन कहां डालोगे, तो आपको ये समझ में आ गया कि डेल्टा जो है ये गैप बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू पेयर। तो बताओ पेयर कराना बेटर है या फिर इस गैप को उड़ा के यहां भरना बेटर है। तो सीधे बोलोगे कि यहाँ तो बहुत आसान सा चीज है, हम पेयर करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेयर करा दिए, यहाँ ये पेयर करा दिए, यहाँ ये पेयर करा दिए, अपने पास क्या हो गया, D6 कॉन्फ़िगरेशन भरा जा चुका। मतलब यहाँ D6 के हिसाब से क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि T2G में D6 के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और अपने पास EG में कितने आ जाएंगे, लड्डू आ जाएंगे।
अब यहां से तुमको एक बात और भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अच्छा ये दोनों ऑर्बिटल खाली थे और तभी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। और दो ही क्यों यूज हुआ था, दो से अधिक क्यों नहीं यूज हो पाता, तो ये बात अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ D3sp क्यों नहीं होता या D3sp2 क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर में तो दो ही ऑर्बिटल जाते हैं, तो अगर अंदर वाला यूज होगा भी तो अंदर के कितने ऑर्बिटल मैक्सिमम यूज हो सकते हैं, दो ही यूज हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दो से अधिक यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो ही तो है जिसकी एनर्जी बढ़ी थी, तीन तो है जिसकी एनर्जी कम ही है। मतलब हम ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि D6 में कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होगा, तो T2G में 6 और Eg में 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हमको कुछ नहीं, हमको वो सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे। हमको पता है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल यहाँ लगेगा ही, ऑफ बाउ प्रिंसिपल लगेगा, ऑफ बाउ लगेगा, साथ में हुंड लगेगा और साथ में क्या लगेगा, पॉली लगेगा। ये तीनों का यूज तो आना ही आना है। ऑफ बाउ क्या कहता है, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। हुंड कहता है कि पेयर तभी कराओ जब सारे अनपेयर भरे जा चुके, और पहली पॉली कहता है कि एक डब्बे में दोनों के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। अब मान लो तुमको बोल दिया कि एग्जांपल बोल दिया तुमको कि बताइए, अब यहां से आपको एक एक्सप्लेनेशन बोल दिया कि बताइए अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि एग्जांपल और देता, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल दिया जहां बोला कि आपके पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है। D3 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक लिगेंड है, बताओ यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ऑप्शंस आपको मैं यहाँ दे रहा हूं कि बताइए आपको क्या लगता है ऑप्शंस यहाँ क्या होंगे, आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बोलेगा कि T2G में 3 और Eg में 0, पहला ऑप्शन। सेकंड बोलता है कि T2G में 2 और Eg में 1। उसके बाद बोलता है कि Eg में 2 और T2G में 1, और यहां बोलता है नन ऑफ दिस। तो हमको यहाँ सीधे से ये दिख रहा है कि भैया ये तो बहुत ही आसान है। हमको पता है कि डी वाला जो ब्रेक हुआ था, ये जब डी टूटा था तो दो पार्ट में गया था, दो ऊपर गए थे, तीन नीचे गए थे। ऊपर वाले जो दोनों थे ये Eg थे, नीचे वाले T2G भाई साहब थे, और यहाँ जो 3 आएगा वो नीचे वाले में आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिना सोचे समझे सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। अब मान लो कि यहाँ D2 भी होता तो भी यही आता, D2 होता तो भी यही आता, D1 होता तो भी यही आता। मतलब D1 हो, D2 हो, D3 हो, कोई भी हो, हर केस में हमको दिख रहा है कि यहाँ ये अपने को खाली मिलने वाले हैं। कब? जब वीक लिगेंड है। तो हमको टेंशन की जरूरत ही नहीं, हम आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों खाली है, इस वजह से हर केस में अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना था, तो दैट इज D2sp3 बना था। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हो कि हम D2 ही क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ D3 D4 अंदर में क्यों नहीं हो पाता, अंदर में ऐसा क्यों नहीं होता जो शुरू शुरू में कहते थे। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो हमको बोला कि D4 है और बोला साथ में कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसे हम फिल करें? तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और D4 है, मतलब ये गैप बहुत बड़ा रहा होगा दोनों के बीच में। जब गैप बहुत बड़ा रहा होगा तो हमको एक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल्टा नॉट रहा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3, और पेयरिंग एनर्जी छोटा है तो हम पेयर कराना प्रेफर करेंगे। ये ऊपर वाले दोनों खाली रह जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों खाली हैं तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। तो अब आप ये नहीं कहिएगा पुराने नियम से कि सर एक बात बताओ, अगर आपके पास ये 5 थे, 4 ही को पेयर कराना है तो हम 2 और 2 को यहाँ पेयर करा दिए, और अंदर के तीनों हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं बाबू? इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल सेम है ही नहीं। इसमें 2 अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं और ये 3 अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 ही बन पाएगा, भले ही अंदर में 4 अनपेयर्ड क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, सॉरी 3 अनपेयर्ड क्यों ना हो जाए, या 4 में अगर अपने पास 3 ऑर्बिटल यूज हो, 2 ऑर्बिटल यूज हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये कहानी है अपने पास D2sp3 की। अब हम एक दो एग्जांपल और भी लेके देखेंगे, जैसे एकदम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। लेकिन उम्मीद है कि यहां तक कहानी समझ में आई होगी, और यहां तक किसी को लगता है कि हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने नहीं आया या हमको पेयरिंग एनर्जी समझ में नहीं आया, तो मुझे फटाक से बता दो, अपन उस पर जरा सा बात कर लें।
चलो, आनंद कह रहा है कि भैया पेयरिंग एनर्जी में डेल्टा नॉट इक्वल्स टू पेयरिंग एनर्जी में क्या करेंगे? सिद्धांत, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू पेयरिंग एनर्जी हो नहीं सकता है, ठीक है? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू पी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी केस बनेगा जो कि परफेक्टली पॉसिबल नहीं। आनंद कह रहा है कि अगर D7 हुआ और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तब क्या करेंगे? बिल्कुल, D7 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो सोचना पड़ेगा आनंद कुमार, हम बात करेंगे उस पर क्या करेंगे, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअल में तुम सोच के देखो ना तो आसान है, बात करेंगे हम उस पर, ठीक है? वीक लिगेंड किसी भी केस में पेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है सिद्धांत। वीक लिगेंड तब तक पेयर नहीं करेगा जब तक कि सारे अनपेयर्ड भर ना जाए, ठीक है? तो सारे केसेस पे हम एक एक करके बात करेंगे कि कहानी कैसे चलेगी, पर यहां तक में किसी को कष्ट है तो मुझे बता दो और इसको फटाफट से छाप लो। हम D4, D5, D6 सब बात करेंगे, एक एक करके मैं सब में बात कर दूंगा, ठीक है? पर यहां तक में दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं सारे बात कर दूंगा, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। D6, D7, D8 सारे, चलो लिखते जाओ। ये सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किए थे, ये लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है सिद्धांत कि वीक लिगेंड पेयरिंग ही नहीं कर सकता है, डिपेंड ऑन द केस है ये। तुम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वीक लिगेंड पेयर ही नहीं करेगा, करेगा करेगा, बात करेंगे हम उस पर, करेगा, सारे पेयर करेंगे, ऐसा भी मौका आएगा। लिख लिए हो? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए लिखते चलो फटाफट से एग्जाम्पल। जिसका छूट गया वो मुझे लास्ट में याद दिला देना, थोड़ा जगह छोड़ देना, ठीक है? ओ भाई साहब, बहुत लोगों का छूटा हुआ है।
रुक जा, एक मिनट रुक जा, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर जो छूटा है वो मेरे को बता देना कौन सा छूटा हुआ है। इसके पहले वाला स्लाइड, चलिए ठीक है। चलो मान लो एक एग्जांपल दिया, बोलता है कि मेरे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए लिखो, और वीक लिगेंड के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो। D7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, सेम कहानी, पहले 3 डब्बा नीचे 2 डब्बा ऊपर, इसमें भी 3 डब्बा नीचे 2 डब्बा ऊपर। अब जैसे हमको बोलता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है कि भैया यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है ये बड़ा है इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ जो डेल्टा नॉट है छोटा है पेयरिंग एनर्जी से। चलो भैया शुरू करते हैं। तो D7 1 2 3, अब पेयरिंग एनर्जी से कम है तो क्या करेंगे, 4 5 6, डन है। अब सातवां जो है वो सातवां हमारी मजबूरी है कि यहां जाएगा, तो हमको ये समझ में आ गया कि D7 अगर है तो चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ये ऊपर वाले को यूज कर रहा है, मतलब इस नालायक में 7 वाले केस में D2sp3 बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला एक यूज हो जा रहा है, D2 कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए अगर नीचे वाले में बोल दिया कि भैया मेरे पास 7 है, तो हम क्या करें, तो ऐसे करेंगे 1 2 3, पेयरिंग एनर्जी जो है वो अपने पास यहां पे बड़ी है इन कंपैरिजन टू डेल्टा नॉट, तो 4 5 5 हो गया। अब छठा कहां डालें, नीचे ऊपर, तो ऑब्वियस है पहले लोअर एनर्जी वाले में, तो 6 और 7। तो अगर वीक लिगेंड है, डेल्टा नॉट जो है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तो हमारे पास 7 का कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, मतलब यहाँ T2G में जो है वो 5 आ जाएंगे, और यहाँ EG में 2 आएगा, और इस केस में EG में 1 आएगा, और यहाँ T2G में 6 आएंगे। डन है क्या? किसको किसको इसमें कष्ट है फटाक से पूछो, हैंड रेज करो, मैसेज करो, जो भी करना है करो, लेकिन जल्दी से पूछो कि भैया हमको तो ये समझ ही नहीं आया कि T2G EG इसमें कैसे भरा गया। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लगता है कि 7 वाला हमको समझ नहीं आया? डन है, लिखते चलो फटाफट से, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। मजेदार तो D8 होने वाला है। अगर D8 हुआ तो आपको बताना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो तो आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni+2। Ni+2 में कौन सा कंफिग्रेशन होगा भैया, D8। Ni+2 इज D8, ठीक है। विथ
Cn माइनस एंड Cl माइनस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। बोलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cn माइनस के साथ कितने अनपेयर्ड और Cl माइनस के साथ कितना अनपेयर्ड, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। मैंने Cn और Cl दिया तो इसी सीक्वेंस में ऑप्शन भी आपको दूंगा, तो आप ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि कितने कितने अनपेयर्ड हैं, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि D8 के कहानी में क्या होने वाला है। अगर D8 हो गया तो हम क्या करेंगे, कौन सा केस आपको लगता है कि ज्यादा सही है? अब जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन फिल करने आता था वो बड़े आसानी से कर लेगा इसमें। वाह, गजब, गलत पे गलत आंसर आया जा रहा है, वेरी गुड। एक सही आंसर आया। आनंद गलत है, रिया गलत है, वैष्णवी गलत है, कल्याणी सही है। ओजस्वी सही है, अभिषेक सही है, आनंद राज गलत है, आर्यन सही है, बहुत टफ है यार, कैसे बताओगे, बहुत मुश्किल है ये तो। चलिए बढ़िया, आर्यन सही, रिया सही, रेवान सही, बहुत अच्छे। चलो ध्यान दो यहाँ पे भैया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको D8 में दिक्कत हो, नहीं D8 में तो दिक्कत नहीं है। चलो अगर वीक फील्ड रहेगा तो पहले उसके लिए भरते हैं, फिर नहीं, पहले स्ट्रांग लिया ना, पहले स्ट्रांग है तो स्ट्रांग के लिए भरते हैं। चलो स्ट्रांग है, भरना शुरू करते हैं। 1 2 3, चौथा ऊपर भेजू कि नीचे में ही पेयर कराऊं? भैया पेयर कराना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 4 5 6, फिर 7 और 8। भैया ये क्या मतलब, यहां पे जो लोग ये किए हो ये कैसे कर दिए? अपना हुंड रूल कहां गया? डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले अनपेयर होता है फिर पेयर होता है, उसको भुला जाओगे यहाँ पे कि नहीं? हम तो यहाँ पहले पेयर ही करा लेंगे। अरे क्यों कराओगे पेयर भैया? हो गया। अगर वीक होता तो क्या होता? चलो भैया वीक में भी देख लेते क्या ही फर्क पड़ जाता, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद छठा कहां आता? नीचे, सातवां नीचे, आठवां नीचे। मतलब दोनों ही एग्जैक्टली सेम कहानी है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 हो जाएंगे। किसको किसको ये भेजे में नहीं गया मुझे बता दो कि भैया समझ नहीं आया, ये तो जादू हो गया अपना। तो नहीं लग नहीं रहा है समझ में आया। आनंद बाबू आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल कीजिएगा स्ट्रॉन्ग वाले में? तो नीचे में 3, फिर नीचे में 3 पेयर 6, फिर ऊपर में 2 8। वीक वाले में पहले नीचे में 1 1, फिर ऊपर में 1 1, तो टोटल हो गए 5, फिर नीचे में 3, कितने हो गए? 8। डन है। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस बोला है कि D9 के लिए बताओ स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन, वीक लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो, अनपेयर्ड तुम बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने सही निकाला है। अगर अनपेयर्ड बता दोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, अगर सही निकालोगे तो ही आंसर आएगा। बस अनपेयर्ड बता दो।
D9 में अनपेयर्ड कितने होंगे? बढ़िया आनंद, ठीक है, वाह। रिया 10 कैसे हो जाना? अच्छा 1 और 0 बोल रही है। चलो भैया बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो दिखेगा कि भैया एक जो बचा हुआ है इसी में तो D7 में D8 चाहिए ना, ये स्ट्रॉन्ग वाला था, D8 कहाँ? यहाँ पे एक अनपेयर्ड बचा, इसमें भी D8 कहाँ? यहीं एक अनपेयर्ड बचा, ऑप्शन ही क्या है? तो D8 सॉरी D9 यहाँ पे, इसमें भी यहीं पे, मतलब अनपेयर्ड कितने बच रहे हैं? एक एक बच रहे हैं। तो D9 के लिए तुम चाहे स्ट्रॉन्ग के लिए लिखो चाहे वीक के लिए लिखो, दोनों में अपने पास कहानी क्या होने वाली है? सेम ही रहने वाली है। तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ T2G में 6 और इजी में 3, यहाँ पे भी T2G में 6 और इजी में 3, हो गया काम खत्म। डन है क्या? चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। बोलता है कि बताइए FeF6 3 माइनस एंड FeCN6 3 माइनस, बोलता है दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट तो तुम निकाल ही सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट मैं पूछ नहीं रहा, वो तुम आराम से कर लेना घर पे। मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें आता है ये मुझे पता है, ठीक है। तो चलो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो कि दोनों केस में कितने होने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शंस मैं याद दे दे रहा हूं। चलो √n/n+2 होता है फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला अगर किसी को निकालना हो तो भैया लिख दे रहा हूं, n/n+2 होता है, यूनिट BM। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बढ़िया वैष्णवी, बढ़िया आनंद, बढ़िया है निधि, अभिषेक गलत है, कल्याणी गलत है, ओजस्वी गलत है, निधि सही है, आनंद कुमार सही है। दीक्षा सही है। चलो ठीक है, लिखते हैं भाई यहाँ कहानी। तो जब आपको देख दिया ये वाली चीज तो यहाँ पे दिख रहा है कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया दैट इज D5। तो हमको बेसिकली D5 के लिए बात करना है। तो D5 हम कैसे लिख सकते हैं? दो केसेस हम बात करेंगे, ठीक है, वीक में और स्ट्रॉन्ग में। भैया हम बहुत बार बात कर चुके हैं D5 के लिए। चलिए पहले अपने को दिया है वीक, फिर दिया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हम भी उसी सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। चलो
5 है तो 1 2 3 4 5, वीक में, स्ट्रॉन्ग में 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 5, मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया चिल्ला चिल्ला का ऑप्शन खुद ही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। आप यहाँ से म्यू भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत टफ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत 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 भारी भारी सा क्वेश्चन है, ठीक है, म्यू पूछा जा चुका है इसका। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि भैया किसकी कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। सो ये आपके पास कहानी हुई कि आप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी स्टेट में, कैसा भी अगर आपको दे दिया कि भैया ये आपका कॉम्प्लेक्स है तो आप बताइए कैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बड़े आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सीएफटी को, तो अपन उस पर बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं, और इसके बाद बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी। सीएफटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कैसे? तो कहता है कि स्प्लिट इन जो टेट्राहेड्रल होता है, वो स्प्लिट इन जो टेट्राहेड्रल है दैट इज 9/4 टाइम्स स्प्लिट इन ऑक्टाहेड्रल। उल्टा लिख दिया? नहीं, उल्टा लिख दिया। 4/9 टाइम्स स्प्लिट इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक। मतलब टेट्राहेड्रल वाले कहानी में जो स्प्लिट होगी वो ऑक्टाहेड्रल वाले के 4/9 टाइम्स होगी, मतलब काफी कम होगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे बड़े आसानी से कह सकते हैं कि डेल्टा टी इन टेट्राहेड्रल दैट इज लेस देन डेल्टा इन ऑक्टाहेड्रल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेट्रा। क्यों? तो बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल इज मोर देन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में स्प्लिट कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है उसको, थोड़ा सा ही हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भैया और कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? तो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। ये हम बात कर चुके हैं कि भैया नेचर ऑफ लिगेंड कैसे इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक रहा तो स्प्लिटिंग कम। स्ट्रॉन्ग तो डेल्टा बड़ा होगा, अगर वीक रहा लिगेंड तो डेल्टा जो है वो छोटा होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि भैया जैसे जैसे वीक होगा गैप घटते जाएगा, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा गैप बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर से भी इसको लेना देना है क्या? बिल्कुल लेना देना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने बोला कि मान लो FeH2O, मान लो FeH2O दे दिया और यहाँ पे कुछ दे दिया कि भैया यहाँ पे +2 है, ठीक है, ये 6 ले लो। और मान लो बोला कि FeH2O दोनों में सेम लिगेंड है, ये 6 है लेकिन इस पे +3 है। अब बोला ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी? किसका डेल्टा ज्यादा होगा? तो सेकंड वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो पहली चीज है कि आपको इससे कंपेयर करना है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग तो स्प्लिटिंग ज्यादा, अगर लिगेंड से कंपेयर नहीं हो रहा है तो फिर आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर पे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी रुक जाना, अभी हड़बड़ा के लिख मत लेना। नेक्स्ट है साइज ऑफ मेटल एटम। अगर साइज भी आपका है तो उसके हिसाब से भी स्प्लिटिंग डिपेंड कर जाती है। तो साइज ऑफ मेटल एटम, ये क्या कहता है? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। साइज ज्यादा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगा? ज्यादा, मतलब डेल्टा भी क्या होगा? बड़ा। तो साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग है। अब मान लो आपको कभी दे दिया कि भैया आपको मान लो बोल दिया कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, मान लो कोई ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया, जैसे मान लो एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं,
मान लो ये H2O है, बोल दिया कि भैया यहाँ 6 है, यहाँ +3 दे दिया, ठीक है। और मान लो रोडियम दे दिया, RH है, यहाँ पे मान लो इसके साथ कोई एक लिगेंड ले लो, मान लो कि H2 ही ले लेते हैं, H2O है, 6 है, और मान लो इस पे भी +3 है। तो हमको पता है कि ये भाई साहब इससे बड़े होंगे, तो इस वजह से इसमें जो डेल्टा होगा वो बड़ा होगा COH2O6 वाले से। तो बेसिकली कहता है कि मेटल एटम का अगर साइज बढ़ेगा, अगर कुछ नहीं लगा ऊपर वाले में से, तो साइज बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं कि भैया अपने पास जो भी स्प्लिटिंग है वो किन चीजों पे डिपेंड करने वाली है, मतलब डेल्टा जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। फटाफट से छापो, फिर अपन बात करेंगे टेट्राहेड्रल के बारे में कि टेट्राहेड्रल की कहानी कैसे चलती है। छापिए फटाफट से। रिपीट, कौन सा रिपीट कर दूं मैं, बोलो निधि। ए बोलता है कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिट होता है वो ऑक्टाहेड्रल के 4/9 टाइम्स होता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो गैप होगा ऑर्बिटल्स के बीच में वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो टेट्राहेड्रल अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाले कंपैरिजन में ऑक्टाहेड्रल जो है वो बड़ा गैप रखता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाले में लिगेंड्स ज्यादा हैं, तो वहां पे रिपल्सन भी ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो वहां पे ऑर्बिटल्स के बीच में गैपिंग भी या स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है। और सारी कहानी तो रिपल्सन की ही थी। छाप लिया? चलिए बढ़िया। छाप लिए? चलिए ये क्या हो गया? अच्छा, साइज ऑफ मेटल कम हो गया ना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अपन आते हैं स्प्लिट इन टेट्राहेड्रल। फटाफट से। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp3 वाले केस में, sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा? 4, ठीक है। तो इस केस में होती है, जरा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस केस की स्प्लिटिंग थोड़ी अलग है, और ऐसे कह लो कि जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल वाले के, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास है ये पांचों। पहले तो ये एलिवेट हुए अपने एनर्जी से, और फिर ये यहां से 2 पार्ट में स्प्लिट हुए, ठीक है। अब यहां पे कैसा है, तो ऊपर में आ जाएंगे ये 3,
ठीक है, और नीचे में आ जाएंगे ये दो, ठीक है। तो ऊपर में 3 जो आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, और नीचे में कौन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कौन कौन होगा, जेड स्क्वायर। अब इसको कहेंगे क्या, तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, 3 वाला है तो T2G, और 2 वाला है तो इजी। तो अब की बार कहानी उल्टी हो जाती है पहले वाले से, और ये जो गैप है दैट इज नोन एज डेल्टा टी, और हमको पता है ये डेल्टा टी डेल्टा ओ के रिस्पेक्ट में कैसा है, डेल्टा ओ से काफी कम है डेल्टा टी, ये डेल्टा ओ के 4/9 टाइम्स है, ठीक है। अब ये दो पार्ट कैसे ब्रेक हुए हैं, तो इसके लिए भी हम डेल्टा लिख लेते हैं कहानी अपने, चलो। सो ये वाला जो होगा और ये वाला होगा, ये कैसा होने वाला है, सो दिस इज, ये नीचे वाला जो है दिस इज 3/5 टाइम्स डेल्टा टी, और ऊपर वाला है दैट इज 2/5 टाइम्स डेल्टा टी। याद करने का तरीका ऐसे ध्यान दो, देखो 5 पार्ट स्प्लिट होता है, ऊपर में 3 गया तो यहां दो, नहीं तो ऐसे सीधे रट्टा मार लो, ऊपर में 2/5 डेल्टा टी, नीचे में 3/5, मतलब ये वाला गैप बड़ा होगा, ये वाला गैप छोटू होगा, ठीक है। अब फटाफट से इसको छापिए और फिर अपन आगे की बात करेंगे क्या कहानी है। यहाँ पे अपने पास एनर्जी है, केवल sp3 में ऐसा होगा, बिल्कुल निधि, अगर dsp2 है तो कहानी बदल जाएगी। अगर किसी को ये सीखना है ना कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी सीख सकते हो, रुक जाना, मतलब 10 बजे के बाद मैं सिखा दूंगा कि ऐसा ही क्यों होता है इसमें, इसमें 3 ऊपर क्यों चले गए और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला नीचे क्यों चले गए। छाप लिया सबने, चलो बढ़िया। अब अपने पास आते हैं, और अभी जो पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल ही हटके है, ये सबसे हटके है। अगर D2SP, अगर DSP2 हो गया तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखो इसमें बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग तरीके की स्प्लिटिंग होती है, तो जरा इसको ध्यान से देखना। इन सब के रीजन है कि ऐसा ही क्यों है, सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हो, बट हाँ वैसे कभी क्वेश्चंस आए नहीं है तो जरूरत तो ऐसा सच पड़ता नहीं है, बट फिर भी जिसको सीखना वो रुक जाना, मैं बता दूंगा कि इन सब में ऐसा क्यों हुआ। और डेफिनेटली बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड में तो इनकी भी स्प्लिटिंग नहीं दी हुई है, ठीक है। चलो, तो इसकी स्प्लिटिंग जो है ना वो 4 पार्ट में होती है, इस तरह कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओह एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थ्रो नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो 3 और 4 5, ठीक है। चलो, ये है अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है अपने पास एक्स वाई, ये है अपने पास जेड स्क्वायर, और ये जो नीचे वाले दोनों हैं दैट इज एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी है कि किस तरह से स्प्लिट होता है स्क्वायर प्लेनर, पहले ये एलिवेट हुआ और फिर स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी किसी को कष्ट हो
और जिसको सीखना है कि ये कैसे हुआ तो मैं सिखा दूंगा। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। और यहीं पे आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरे के पूरे क्लास 12th का जो मेजर कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपके पास कोई खास कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं बचता। अब जो भी बचा हुआ है वो ऐसे है कि जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत रट्टा मार है। ठीक है, चैप्टर एंड नहीं हुआ आनंद, अभी चैप्टर बाकी है। कलर्स वाली चीज बाकी है जो थोड़ा रट्टा मार पोर्शन है। और एक और भी चीज बाकी है थोड़ी सी भैया, दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो लिखवा दूंगा मैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ भी सकते हो खुद से। तो दो ही चीजें बाकी है, दैट इज कलर और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। उसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा द एंड। ये जो स्प्लिटिंग है लास्ट वाले दोनों तीनों, ये आपको पढ़ना नहीं है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब लोग छाप लेना तो मेरे को बता देना। और जिसको एक मतलब सीखने की इच्छा हो कि ऐसा क्यों है तो रुकना, नहीं हो तो जा सकते, कोई बात नहीं, मजे करो, क्या ही परेशान हो गए मतलब का। चलो, तो आइए सबने छाप लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे हुआ है, ये sp3 में ये कहानी कैसे हुई है। ध्यान दो जरा यहाँ पे, देखो पहले तो मैं एक क्यूब बना लेता हूं जरा सा, तो थोड़ा सही रहेगा। अब यहाँ केमिकल बॉन्डिंग का यूज है। केमिकल बॉन्डिंग जो आपने पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ यूज है, देखिए कैसे है। और अगर तुमको फील आ रहा होगा तो ये कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा ही भाई तो है, और क्या है क्या ये पूरा चैप्टर। चलो, अगर टेट्राहेड्रल याद हो कि टेट्राहेड्रल होता क्या है, जरा सा अगर दिमाग पे जोर डालो, तो हम कहते थे कि क्यूब के सेंट्रल में मेटल, जो भी आपके पास सेंट्रल में एटम है उसको रख दो, और ऊपर के जो डायगोनल्स है उन डायगोनल्स को कॉर्नर पे रख दो, अपना जो भी आपके पास एटम अवेलेबल है जिसको आप रखना चाहते हो उसको रख दो, और नीचे वाले डायगोनल के भी आप कॉर्नर्स पे क्या करो, एटम्स को रख दो। बस अपोजिट रखना, यही चीज हमने पढ़ा था, कैलकुलेशन भी किया था कि 109 डिग्री 28 मिनट कैसे आता है। अब तुम सोचो कि कोई लिगेंड यहां से आएगा, यहां से आएगा, इस पोजीशन से आएगा, तो किस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। सोच के देखना डी वाले को, तो तुमको एक बात समझ में आएगा कि यार डी ऑर्बिटल होता कैसा है। तो ये तो अपने पास जेड वाला हो जाता है जो ऐसे घूमता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा है, तो इस मेटल के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किधर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक्स वाई कैसा होगा, तो तुम सोचोगे तो तुमको दिखेगा कि यार एक्स वाई तो ऐसा होगा, एक्स वाई तो ये है। अब तुम सोच के देखो कि इसके लिए जो एक्स वाई बनेगा, उस एक्स वाई को ज्यादा इफेक्ट ये जो आर है लिगेंड्स करेंगे, या इस एक्स या फिर ये डीजेड स्क्वायर को करेगा, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को करेगा, किसके साथ टकराने की संभावना ज्यादा है। तो भैया सबसे अधिक टकराने की संभावना इनके साथ है जो बीच में एक्सिस के बैठे हुए हैं। मतलब कह सकते हो कि जो लिगेंड है उनका रिपल्सन जो एक्चुअल में कौन फेस करेगा, तो जैसे ये एक्स वाई वाला, वाई जेड वाला और जेड एक्स वाला ज्यादा फेस करेगा इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऐसे बैठा हुआ है ऊपर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और इसी वजह से कहते हैं कि इस केस में जो एलिवेट होता है वो ज्यादा एलिवेट कौन होता है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। दूसरी चीज कि भैया ये ऑक्टाहेड्रल से कम क्यों एलिवेट हुआ, क्योंकि यहाँ 4 ही लिगेंड है ना, कम रिपल्सन मिलेगा। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा एलिवेशन, रिपल्सन कम तो एलिवेशन भी कम, रिपल्सन ज्यादा तो एलिवेशन भी ज्यादा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले ज्यादा परेशान होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये डन है क्या?
कोई ऐसा किसी को लगता है कि नहीं भैया हमको दिक्कत है, समझ नहीं आया, तो मुझे फटाक से बता दो, अपन बात कर ले उस पर। ये क्लियर है मामला? इसमें डेल्टा का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है निधि, ऊपर वाला 2/5, नीचे वाला 3/5 बता तो दिया है। DsP2 में डेल्टा का डिस्ट्रीब्यूट, DsP2 अभी नहीं बात की, अभी तो हम यही बात कर रहे हैं। डन है? चलो अब DsP2 में देखो कहानी क्या है। DsP2 का कष्ट समझो क्या है। इसमें कष्ट ऐसा है कि देखो भाई साहब, सारे के सारे जो लिगेंड है, रुको मैं इसको रोकता हूं। DsP2 कैसा है, सारे के सारे जो लिगेंड है वो इस प्लेन में ही आ रहे हैं। मान लो ये ऐसा प्लेन है, इसमें इधर से आ रहा है स्क्वायर प्लेनर, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा, देखते हैं। हमको एक चीज बहुत क्लियर सा पता है कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर वाले को तो कुछ नहीं होने वाला, dz स्क्वायर वाला जैसे के तैसे रहेगा, उसको कुछ भी होने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। और अगर एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ, अपने प्लेन से ये ऊपर है, तो उस एक्सिस में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है, वो इसी में बैठा हुआ है ऐसे। तो इधर जो बैठा हुआ है, इस पे जो बैठे हुए हैं, उसको तो वो रिपल्सन देगा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को बहुत हेवी रिपल्सन देगा, क्योंकि उन्हीं के एक्सिस पे अप्रोच करना है, ऐसे ऐसे। साथ में एक्स वाई वाले को भी बहुत देगा, क्योंकि एक्स वाई वाले इसके बीच में ऐसे हैं। जेड स्क्वायर ऊपर है, एक्स जेड भी ऐसे ऊपर जाएगा, वाई जेड भी ऊपर या नीचे ही जाएगा, इस प्लेन में नहीं आने वाला। मतलब इस प्लेन में नहीं आएगा, तो उस केस में भी रिपल्सन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसलिए हम कह लेते हैं कि इस केस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे अधिक रिपल्सन फेस करता है। फिर कौन फेस करता है, एक्स वाई। फिर कौन फेस करता है, अपने पास नीचे वाले जो है जेड को लेके, जेड स्क्वायर हो गया, फिर एक्स जेड वाई जेड हो। तो यही कहानी है आपके पास रिपल्सन की, रिपल्सन होते कैसे हैं, कौन कौन स्प्लिटिंग क्यों ऐसे है। डन है क्या, चलेगा? चलो ठीक है। तो इसी के साथ अपन आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन कहानी कंटिन्यू करेंगे कलर्स के बारे में, कलर्स कैसे होते हैं, ठीक है। और फिर अपन बात कर लेंगे, लास्ट है दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। कौन रिपल्सन करता है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल वैष्णवी, कौन रिपल्सन करता है और किस एक्सिस से रिपल्सन करता है, उसका अप्रोच क्या है, रिपल्सन का अप्रोच क्या है। जिस एक्सिस अप्रोच करेगा हम उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि रिपल्सन ज्यादा है कम है क्या है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अच्छा D2sp3 में, चलो ठीक है, इसके लिए बात कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।